ठीक है, काम को लेके आप बहुत सीरियस हो, बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो काम को लेके, कभी लेजीनेस नहीं आती है आपके अंदर काम को लेके। तो ऐसे ही टैरो कार्ड्स में भी एनर्जी है और ये एनर्जी के थ्रू ही वर्क करते हैं। तो आप कुछ ऐसा स्पेसिफिक पूछ सकते हो जो आप पूछना चाहते हो। ये अभी आपने क्या किया? ये कार्ड को क्लेंस करते हैं हम बार बार, हाँ। ताकि हम एनर्जी इसकी फ्रेश रहे, क्लेंस रहे और आपका आंसर सही से आए। मुझे अगर अपने बॉस को कंट्रोल में करना है, मैं चाहती हूँ जो मैं बोलूँ सब ओके आए, मैं क्या करूँ? बॉस को खुश करना है मुझे। अच्छा, ब्लैक मैजिक होता है? जी बिल्कुल होता है। थोड़ा कोई एक एग्जांपल है आपके पास ऐसा कि जहाँ हुआ हो? टैरो से हम देखते हैं वो कितना सच होता है? देखिए वैसे तो 99% मैं बोलूँगी सच ही होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन 1% इसलिए हम लेकर चलते हैं बिकॉज जैसे हम भगवान नहीं है। हाँ। मैजिशियन का कार्ड देखिए, राइडर वे टैरो डेक का ये मैजिशियन है। ओके। लेकिन अगर हम इसी मैजिशियन को दूसरे डेक के अंदर देखते हैं, इंडियन वाले में? हाँ, इंडियन वाले डेक में, तो इन्होंने इस मैजिशियन को ब्रह्मा जी से रिप्रेजेंट किया है। आपने अक्सर टैरो कार्ड्स के बारे में सुना होगा, अगर सुना नहीं होगा तो कभी ना कभी आपके इंस्टाग्राम में रील्स में ज़रूर टैरो कार्ड से जुड़ी कोई ना कोई रील आई ही होगी। तो ऐसे में आज के पॉडकास्ट के लिए हमने एक टैरो कार्ड रीडर को एज अ गेस्ट बुलाया है। इनका नाम है आंचल कुमार। सोशल मीडिया पर इनकी अच्छी खासी फॉलोइंग भी है। तो आज हम टैरो कार्ड से जुड़े जो राज होते हैं, जो उसके पीछे की साइंस होती है, वो समझने वाले हैं। तो आंचल, आपका सच में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो जैसे टैरो कार्ड्स, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये आए कहाँ से हैं, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? देखिए टैरो कार्ड की शुरुआत वैसे तो 15 सेंचुरी से ही स्टार्ट हो गया था, बट उस वक्त इसको एक रॉयल गेम की तरह खेला जाता था, जैसे कि राजा महाराजा जो थे वो इसको खेलते थे। लेकिन 18 सेंचुरी से ये डिविनेशन टूल की तरह यूज़ होने लग गया। फिर हम इसको स्पिरिचुअलिटी में लेके आ गए और 1909 में राइडर वेट डेक आए, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ ये टैरो की जर्नी। अच्छा, तो मुझे ये समझाइए कि पहले इसे मतलब गेम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था और आज के टाइम पर इसे फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैसे पूरा ट्रांजिशन हो गया कि लोगों का स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना झुकाव आ गया कि अब टैरो को हम पूजने लगेंगे? देखिए ऐसा नहीं है, पहले भी ये कहीं ना कहीं सिंबॉलिज्म पहले भी रहता ही था उसके अंदर। और फिर उसके बाद 18 सेंचुरी में हमें जब ये पता चला कि हाँ हम इन कार्ड्स के थ्रू फ्यूचर भी देख सकते हैं, तो फिर हमने इसको मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए यूज़ करना स्टार्ट किया, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा। और फिर धीरे धीरे इसको हमने एस्ट्रोलॉजी वगैरह से भी जोड़ना स्टार्ट किया, तो हमें पता चला कि हाँ हम इससे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो जो टैरो से हम देखते हैं वो कितना सच होता है? देखिए वैसे तो 99% मैं बोलूँगी सच ही होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन 1% इसलिए हम लेकर चलते हैं बिकॉज जैसे हम भगवान नहीं है। हाँ। ठीक है, तो प्रिडिक्शन के लिए थोड़ा बहुत आपको लेके के चलना पड़ेगा कि 1% हो सकता है कि हमारी इंट्यूशन उस वक्त काम नहीं कर रही है, या फिर हमने कुछ अलग बता दिया और कुछ और होना है। ठीक है, तो मेनली इसलिए गाइडेंस पे फोकस ज़्यादा रखना चाहिए बजाय कि प्रिडिक्शन के। तो जो ये प्रेडिक्शंस होते हैं, ये मतलब आप लोग अगले बंदे की पूरी केस स्टडी को पहले समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस देते हैं, या फिर अगर मैं रैंडमली आपके पास अपनी लाइफ का कोई एक सवाल लेकर आऊँ, वो आप टैरो से उसके बारे में बताएंगे? आप रैंडमली भी पूछ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे पूरी हिस्ट्री जानने की ज़रूरत है पीछे की। रैंडमली पूछ सकते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे जानने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपने पूछा कि ये पार्टनर मेरे लिए ठीक है या नहीं, तो हो सकता है मैं उसमें पूछूं आप कब से डेट कर रहे हैं, या फिर अगर आपने पूछा मेरी शादी कब तक हो सकती है, तो मैं पूछूंगी कि कब से डेट कर रहे हैं, तो वहाँ से मैं फिर प्रिडिक्ट करूंगी कि ऑलरेडी आपको 3 साल हो चुके हैं और यहाँ पे मुझे 4 साल दिखा रहा है, तो अभी 1 साल अभी और बचा आपकी शादी के लिए, इसका मतलब। तो कहीं ना कहीं इसमें तुक्का भी तो लग सकता है ना, कि अगर मुझे पता है कि अगला बंदा 7 साल 8 साल से डेट कर रहा है, तो शायद लॉयल तो होगा ही, कितने दिन चल गया, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा भी तो इसमें होता ही होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है जैसे 7-8 साल डेट कर रहे हैं वो, फिर भी लोग चीट करते हैं। हाँ। रिलेशनशिप में फिर भी लोग छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम इसको ऐसे तुक्के की तरह नहीं देख सकते, जो हमें कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो हम कार्ड्स में देख के ही बताते हैं ये चीज़। अच्छा, थोड़ा मैं ये टैरो कार्ड्स के बारे में समझना चाहती हूँ कि मतलब कितने होते हैं ये कार्ड्स, और जैसे जो टैरो कार्ड्स हम इंडिया में यूज़ करते हैं, क्या वही वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है? तो ये थोड़ा बेसिक्स आप मुझे बताएं।
देखिए वैसे जो बेसिक हम टैरो कार्ड्स यूज़ करते हैं वो राइडर वेट टैरो डेक यूज़ करते हैं। अच्छा। राइडर वेट टैरो डेक जो है वो 1909 से स्टार्ट हुआ था और ये मेजरली यूज़ किया जाता है। ओके। और इसी डेक के थ्रू हम और भी डेक्स बनाते हैं और बेस हम राइडर वेट टैरो डेक को ही रखते हैं। तो जैसे जो ये टैरो कार्ड्स हैं, जो हम इंडिया में टैरो कार्ड्स को यूज़ करते हैं वही हम बाकी कंट्रीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ऐसे तो टैरो डेक बहुत सारे होते हैं लेकिन बेस जैसा मैंने बताया आपको कि राइडर वेट टैरो डेक ही होता है, वो राइडर वेट टैरो डेक ही यूज़ होता है हर जगह पे। अच्छा, तो ये कितने कार्ड्स होते हैं और क्या इसके पीछे मतलब होता है, कैसे क्लासिफिकेशन होता है अलग अलग कार्ड्स का? देखिए जो डेक होता है वो 78 कार्ड्स का डेक होता है। अगर उससे कम कार्ड्स हैं किसी डेक के अंदर, जैसे 54 कार्ड्स हैं या फिर 44 कार्ड्स हैं, तो वो टैरो डेक नहीं होगा, वो ओरेकल डेक होगा। ये क्या होता है? ओरेकल डेक जो 78 कार्ड्स नहीं है वो ओरेकल डेक है अभी के लिए, ओके। क्योंकि हम उनसे प्रिडिक्शन वैसे कर सकते हैं लेकिन वो पूरा कंप्लीट टैरो डेक नहीं है। ओके। हाँ, मेनली वो गाइडेंस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम टैरो डेक की बात करें तो 78 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर। दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। 22 कार्ड्स होते हैं मेजर अरकाना के और 56 कार्ड्स होते हैं माइनर अरकाना के। और ये क्या होते हैं मेजर और माइनर अरकाना? देखिए मेजर अरकाना जो होते हैं वो हमारी लाइफ के बड़े बड़े चेंजेस को, ट्रांसफॉर्मेशन को बताते हैं। जैसे कि किसी की शादी होनी है तो ये बहुत बड़ा इवेंट है लाइफ में, तो वो हम मेजर अरकाना से देखते हैं। या छोटे मोटे डेली के इवेंट्स होते हैं, जो छोटी शिफ्ट कोई आपकी लाइफ के अंदर आ रही है तो वो हम माइनर अरकाना से देखेंगे। अच्छा, और ये सीखते कैसे टैरो कार्ड रीडिंग का? मतलब इसका कोई कोर्स होता है या फिर जैसे आज मैं आपसे मिली कि आप टैरो कार्ड रीडर हैं तो कल को आप ही मुझे सिखा सकती हैं और फिर मैं भी टैरो कार्ड रीडिंग शुरू कर दूं? मतलब ये प्रोसेस कैसी होती है सीखने की? देखिए काफ़ी सारे लोग होते हैं जो सिखाते हैं, तो वही इसी तरीके से मैंने भी सीखा है। कोई एक टीचर है जो आपको सिखा रहा है, कोई मेंटोर है जो आपको सिखा रहा है और उसके बाद आप करना शुरू करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये टैरो रीडर पर डिपेंड करता है कि वो सिखाना चाहता है या नहीं चाहता है, या फिर वो उस लेवल पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है कि वो सिखा सके किसी को। बस ये इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कुछ पर्टिकुलर कोर्स वगैरह होता है इंडिया में या फिर मतलब कोई भी सिखा सकता है, कोई भी सीख सकता है? ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं लेकिन प्राइवेट कोर्सेज ही अवेलेबल है, गवर्नमेंट कोर्सेज नहीं है। अच्छा। हाँ, प्राइवेट कोर्सेज आप कहीं से भी कर सकते हो। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि कुछ आप एक दो कार्ड्स मुझे बेसिक समझाएं कि कैसे कार्ड रीडिंग होती है, कि अगर कोई एक कार्ड है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि कैसे उसमें होता है। आपके पास डेक भी है अभी उसमें से? जी बिल्कुल। हाँ, इसमें से कोई भी एक रैंडम कार्ड ले लेते हैं और उसको थोड़ा हम समझते हैं कि कैसे वो इन्फ्लुएंस, मतलब उसको हम एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों के लिए। जैसे एक कार्ड मैंने सोचा था कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाती हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट कार्ड है वो। कौन सा? मैजिक कार्ड? नहीं, थोड़ा मुझे भी पता है। सरप्राइजिंगली वो ये वाला कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड। इसके अंदर एक पर्सन है जिसके सामने आगे 3 कप्स गिरे हुए हैं और 2 कप्स यहाँ पे खड़े हैं। तो इसके अंदर हम सिंबॉलिज्म देखते हैं कि ये कार्ड हमें क्या बोलना चाह रहा है। जैसे ये एक आदमी है, जैसे हम अपनी लाइफ की सिचुएशन के ऊपर भी हम इसको अगर देखें तो बिखर गई हैं चीज़ें यहाँ। जैसे इमोशंस हमारे बिखर गए हैं, कोई ऐसी चीज़ थी जो अब ख़त्म हो गई है, तो ये कितना दुखी दिख रहा है ये इंसान। लेकिन अगर हम इसको दूसरी साइड से देखें तो यहाँ पे 2 कप्स ऑलरेडी इसके पास खड़े हुए हैं अभी भी। इसका मतलब है कहीं कहीं होप अभी बची हुई है, कहीं होप अभी। ठीक है, इसका मुंह एकदम नीचे की तरफ है, यानी कि इन तीनों कप्स की तरफ ही देख रहा है, आसपास नहीं देख रहा है। अगर वो पीछे मुड़ के देखेगा कि 2 कप्स तो अभी भी खड़े हैं, अभी भी मेरे हाथ में कुछ है, चलो 3 गिरे हुए हैं, मतलब कि 50% से थोड़ा ज़्यादा मेरा नुकसान हो गया है, लेकिन बाकी का 30-40% तो अभी बचा है ना मेरे हाथ में, तो मैं उसकी तरफ भी देख सकता हूँ। तो ये तो जो अलग अलग जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं उनका मतलब प्रेडिक्शन अलग हो सकता है। मतलब आप इस कार्ड को देखकर ये बता रही हैं, अगर कोई दूसरा टैरो कार्ड रीडर होगा वही यही मतलब इसमें से सीख देगा या वो इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन बताएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं से भी टैरो कार्ड सीखेंगे, जो सिंबॉलिज्म है वो आपका सेम रहेगा। ओके। जो कार्ड का बेसिक मीनिंग है वो सेम रहेगा। जैसे अगर यहाँ पे नदी है, तो नदी का मतलब सेम ही है सब जगह। क्या है? जैसे कि इसको अब जैसे नदी होती है कहीं पे, तो हम उसके आसपास घर बना सकते हैं, उसके आसपास की ज़मीन जो होती है वो उपजाऊ होगी। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे स्टेबिलिटी देख सकते हैं कहीं ना कहीं।
अब ये नदी अच्छे तरीके से बह रही है, हम इसके इमोशंस भी देख सकते हैं इससे। इसके पार, इस पुल के पार यहाँ पे घर है, इसका मतलब है अगर ये ब्रिज क्रॉस करेगा तो वो घर तक पहुँच जाएगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी आ जाएगी उसके पास। लेकिन वो देख ही नहीं रहा है वहाँ पे, वो सिर्फ वो 3 जो ग्लास गिरे हाँ पड़े हैं जी। उसी को देख रहा है। तो इसमें ये गाइडेंस आ जाएगी कि अभी भी होप है, आप दूसरी चीज़ों को देखिए अपनी लाइफ के अंदर। अब देखिए इसको वैसे तो बेसिक मीनिंग इसके अंदर क्लियर हो गया, बट मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ। जैसे इसके कपड़े हैं, अब हमने बेसिक चीज़ तो देख ली है यहाँ पे, बट एक चीज़ और इंटरेस्टिंग आपको बताती हूँ। जैसे इसके कपड़े हैं, ये सारे के सारे ब्लैक कलर के कपड़े हैं, और पूरा ऊपर से लेके नीचे तक इसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं। ब्लैक कलर हमें बताता है नथिंगनेस। इसका मतलब है कि अगर कोई भी कलर आप उसके अंदर डालेंगे तो वो गायब हो जाएगा। जैसे कि येलो कलर है, जैसे कप्स हैं, येलो कलर है, हैप्पीनेस का कलर है, जॉय का कलर है। लेकिन अगर आप इसको ब्लैक कलर के अंदर मिला देंगे तो वो ब्लैक ही हो जाएगा, यानी कि सारी हैप्पीनेस चली गई, नथिंगनेस। लेकिन हम इसको वैसे अब दूसरे तरीके से देखें तो शिव को भी हम नथिंगनेस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि ये बिल्कुल होपलेस हो गया इंसान, अब इसको कोई भी होप नहीं बची अपनी लाइफ से। अब ये इतना ज़्यादा ग्रीफ में चला गया है कि ये कुछ देख ही नहीं पा रहा है। इसको हम एक और तरीके से देखते हैं कि अगर कोई पूछता है आकर मुझसे कि ब्लैक मैजिक हुआ है क्या, तो मैं इसको थोड़ा ब्लैक मैजिक की तरफ से भी देखती हूँ, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल ये ढका हुआ है ब्लैक कलर में। तो हो सकता है इसको कोई कंट्रोल कर रहा हो, कोई ब्लैक मैजिक हुआ हो इसके ऊपर। तो दूसरे कार्ड्स पे भी डिपेंड करता है, एक अकेले कार्ड से आप कोई प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। बट कई बार आपको नहीं लगता कि जैसे ये कार्ड को देखकर ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें बताई, ये हर किसी की बिलीफ सिस्टम का है, बट ऐसे अंधविश्वास भी एक तरीके से काफ़ी मतलब आगे स्प्रेड हो सकता है इससे। मतलब अगर अंधविश्वास को हम टैरो रीडिंग से जोड़ें तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? देखिए, मैं हमेशा यही बोलती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि पूरी तरीके से आपको डिपेंड नहीं होना है। अगर आप पूरी तरीके से किसी भी चीज़ पर निर्भर हो जाएंगे, किसी भी चीज़ पर डिपेंड हो जाएंगे, चाहे वो टैरो कार्ड हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे भगवान भी क्यों ना हो, आप पूरी तरीके से अगर डिपेंड हो रहे हैं तो वो नुकसान है, पूरा आपका नुकसान है। फिर वहाँ से बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि आप जब तक खुद नहीं मेहनत करेंगे, जब तक आप खुद चीज़ें नहीं करेंगे, तब तक तो आप निकल ही नहीं पाएंगे उस चीज़ से। ये एक तरीके से एक गाइडेंस के लिए है। बिल्कुल, तभी मैंने बोला कि प्रेडिक्शन के लिए आप इसको यूज़ मत कीजिए। आप ये मत देखिए कि मेरी शादी कब होगी, किस किस डेट पे होगी, आप मुझे बता दीजिए। आप ये पूछिए कि मेरी शादी क्यों नहीं हो पा रही है, अपने में मैं क्या चेंज करूँ कि मेरी शादी हो जाए, या फिर मैं क्या गलती कर रही हूँ। शादी वगैरह से जुड़ी चीज़ें तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ही लोग पूछते होंगे। जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लव रिलेशंस के ऊपर ही आते हैं। तो सही जाता है या फिर गलत भी हो जाता है कई बार? नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला 99% ये सही जाता है। 99% दैट इज़ इनफ। मतलब एकदम अंधा विश्वास करने के लिए अगर कोई मुझे 99% बता रहा है कोई चीज़ के लिए, तो मैं तो ब्लाइंडली फॉलो कर लूँगी उसे। हाँ, मेरा मेन रहता है, मुझे बाकी टैरो रीडर्स का नहीं पता, लेकिन मेरा मेन रहता है कि आप प्रेडिक्शन पे फोकस ना करके गाइडेंस पे फोकस कीजिए, या अपने आप को हील करने पे फोकस कीजिए। अगर जैसे कोई अगर मुझसे पूछता है कि शादी नहीं हो पा रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर 7 ऑफ कप्स का फॉर एग्जांपल कार्ड आ जाता है, तो मैं उनको बोलती हूँ आप थोड़ी एक्सपेक्टेशंस तो लो कीजिए अपनी, आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बना रखी है। 7 ऑफ कप्स यही वाला कार्ड है? नहीं, ये वो आप एक बार वो कार्ड दिखाना। जैसे ये वाला कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। ओके। हाँ, इसके अंदर एक आदमी है जिसके पास बहुत सारे आगे कप्स रखे हुए हैं, काफी ऑप्शंस है। हाँ, काफी ऑप्शंस है इसके पास। देखिए, आप देखते ही समझ गए कि बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लेकिन ये है हवा में, कप कहीं टेबल पे नहीं रखे हैं, हवा में रखे हैं। इसका मतलब है कि आप हवाई पुलाव बना रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा रख रहे हैं कि वो कोई मीट ही नहीं कर पा रहा है आपकी एक्सपेक्टेशंस को। तो इसका मतलब है अगर ये जॉब में आता है तो इसमें हम बोल सकते हैं कि या तो आपके पास बहुत मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप उसमें से एक चूज़ कीजिए। आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये अभी देख ही रहा है, इसने चूज़ नहीं किया अभी उनको। या फिर हम ये बोल सकते हैं आप हवाई पुलाव बना रहे हैं, आपको एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है कि ऐसी जॉब आपको मिल ही नहीं पा रही है। अब दूसरा कोई कार्ड जो इसके साथ आएगा, हम उस पे भी डिपेंड करता है कि हमारी क्या प्रेडिक्शन रहेगी। तो खाली एक अकेले कार्ड से हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। हाँ, बट काफ़ी रिलेटेबल सा हो जाता है अगर कोई ऐसे एक्सप्लेन करे। अभी उन 2 कार्ड से मैं ही खुद को रिलेट करने लगी थी। बट मुझे एक चीज़ जो समझनी है यहाँ पर कि कई बार आप ऐसा भी होता है कि अगले बंदे को बस पॉजिटिव करने के लिए टैरो कार्ड रीडर्स वही बोल देते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके अकॉर्डिंग सही है। देखिए, बाकी टैरो रीडर्स का तो नहीं मैं बोल सकती, लेकिन मेरा हमेशा आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। अगर शादी होनी है तो बताऊंगी कि होनी है, अगर नहीं होनी है, दिख रहा है उसमें नहीं होनी है,
तो बता दूंगी कि नहीं होनी नहीं है। होनी है। और ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप उस इंसान को किस तरीके से बोल रहे हो, किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी बात को। अगर मैं सीधा उसको बोल दूं कि भैया नहीं होनी है आपकी शादी, आप क्यों इसमें लगे हुए हो, तो हो सकता है उसको बुरा लग जाए। लेकिन मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकती हूँ कि ये इंसान आपके लिए अभी सही नहीं है, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, और आगे मुश्किल लग रहा है शादी होना, तो देखते हैं कोई और अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो एक तरीका है अपनी बात को कहने का। उसमें अगले बंदे को होप्स भी लगी ही रहेंगी। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ और समझनी थी कि जैसे मैंने ऐसा काफ़ी सुना है, वही सेम इंस्टाग्राम के रील्स से ही सुना है कि ये टैरो कार्ड्स अलाइव होते हैं, इनकी एनर्जी होती है और आप इन्हें घर में रखते भी एक अलग तरीके से हैं। तो थोड़ा वो आप मुझे बताइए कि क्या सच में ये कार्ड्स जो है ये जिंदा होते हैं, जो हमने रील्स में सुना है? मैं तो नहीं मानती, खैर आप बताइए। देखिए, हर एक चीज़ की एनर्जी होती है। अगर हम साइंस में भी देखेंगे तो हर एक चीज़ की एनर्जी है। हम यहाँ बैठे हैं, इस जगह की भी एनर्जी है। अगर हम अपने घर में जाते हैं, उस जगह की एनर्जी है। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से आपको पता चलेगा मंदिर में जाके। मंदिर में जाएंगे और एक घर में जाएंगे, दोनों की एनर्जी अलग है। दोनों जगह जाके आपको अलग अलग फीलिंग आएगी। तो मंदिर में जाके इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है वहाँ पे कि आपको फील होगा कि हाँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। वो तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ऐसे ही टैरो कार्ड्स भी नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इनकी एनर्जी होती है। ये किस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि हो सकता है कभी कभी बहुत ज़्यादा रीडिंग करते करते ये इतने हैवी हो जाते हैं एनर्जी में कि अब हम इनसे और रीडिंग नहीं कर सकते। अच्छा, थक जाते हैं टैरो कार्ड्स? जी। मतलब ऐसा होता है? हाँ जी। फिर कैसे पता चलता है कि थक गए? गलत रीडिंग्स आने लगती हैं? नहीं, गलत रीडिंग तो नहीं आती, लेकिन आपको उनको, अगर एक टैरो कार्ड रीडर है, हाथ में पकड़ के ही आपको पता चल जाएगा कि हैवी फील हो रहा है। ओके। हाँ, तो उस वक्त हम इनको फिर रीअरेंज करके हम इनको थोड़ा रेस्ट देते हैं कि हाँ, अभी हम इसको बाद में यूज़ करेंगे, दूसरे डेक से रीडिंग कर लेते हैं। इस तरीके से चलता है। तो इन्हें रखने का भी कुछ एक अलग तरीका होता है कि मतलब आप सिर्फ रैंडम जैसे कार्ड्स को हम घर में रखते हैं वैसे रख सकते हैं, या कुछ एक स्पेसिफिक तरीका है इन्हें रखने का? इनको देखिए, रखने का तरीका ये होता है कि हम इनको क्रिस्टल्स के साथ रखें। अच्छा। ताकि जो इनके अंदर एनर्जी आई है, क्योंकि मैंने अगर 100 लोगों की रीडिंग की है तो इसका मतलब है कि 100 लोगों की एनर्जी इन्होंने अट्रैक्ट की अपनी तरफ। तो वो सही करने के लिए, उस एनर्जी को ठीक करने के लिए इनको मैं क्रिस्टल्स के साथ रखूंगी। वो एनर्जी मेरे घर में ना फैले या फिर बाहर ना आए, इनको लाल कलर के कपड़े में लपेट के आप रख सकते हो, या फिर एक बॉक्स होता है टैरो का, उसके अंदर हम रखते हैं। बिकॉज हमारा काम है तो रिस्पेक्ट के साथ भी रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट अभी जैसे अगर हम जैसे टैरो कार्ड्स की बात करें, जितना कि आजकल इंस्टाग्राम पे ये सब वायरल है, तो हमने देखा है कि इसका एक बिजनेस भी अलग बन रहा है, एक अलग मार्केट ही टैरो कार्ड रीडिंग का बन रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ नहीं हो रहा है, आपको नहीं लगता है क्या? देखिए, इस तरीके की चीज़ तो हर इंडस्ट्री में है। अगर आप खाली टैरो से रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे, या फिर जैसे ग्लैमर इंडस्ट्री है, हर एक जगह नेगेटिव पॉजिटिव हर एक चीज़ है। तो टैरो में भी मुझे लगता है कि हाँ, काफ़ी लोग हैं जो दूसरों को देख के आते हैं कि चलो ये बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, तो मैं भी चली जाती हूँ इसके अंदर। बट इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है? लाइक मैंने अभी आप ही के बारे में जब मैं सर्च कर रही थी तो मैंने फिर देखा कि टैरो कार्ड रीडिंग्स की क्या प्राइसेस वगैरह है, तो मैंने देखा 1600 रुपये होता है कई लोगों का, 1100 होता है एक सेशन का। तो इसमें इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है ये? देखिए, एक तो एनर्जी हमारी लग रही है इसके अंदर, दूसरा हमारा टाइम लग रहा है। अपने टाइम की रिस्पेक्ट है, तो टाइम की वैल्यू है। सबकी अलग अलग हो सकती है, मेरी थोड़ी कम है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की और कम हो सकती है, बट वो उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अच्छा, और जैसे हम कार्ड्स पे ही आते हैं, क्योंकि अभी मेरा सारा अटेंशन कार्ड्स को ही समझने को लेकर है, तो एक कार्ड के बारे में मैं पढ़ रही थी जिसका नाम आई थिंक होता है चैरियट। और अगर आपके पास वो कार्ड हो तो उस कार्ड की खासियत ये होती है कि उसमें एक शिवलिंग भी है, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो इज़ इट ट्रू या फिर ऐसा नहीं होता है? जैसे ये चैरियट का कार्ड है। ओके, तो ये है चैरियट कार्ड। हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर शिवलिंग तो नहीं होता है, लेकिन हो सकता है किसी, मैंने एक ढूंढ लिया अभी। हो सकता है किसी डेक में हो। हाँ। अच्छा, हर डेक का अलग अलग वो कार्ड्स पे प्रिंटिंग होती है? हाँ, जैसे कि मेरे पास इंडियन डेक भी है। ओके। इसके अंदर फोटोज अलग होंगी। अच्छा। हाँ, तो अपने हिसाब से सिंबोलिज्म बनाते हैं लोग, अपने हिसाब से। मैं भी टैरो कार्ड बना सकती हूँ, जैसे चैरियट का कार्ड है। हाँ। अब मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, हो सकता है इस ड्राइंग के अलावा मेरे दिमाग में और कोई ड्राइंग तो मतलब कि ये जो ये ड्राइंग्स है ये यूनिवर्सल नहीं है? ये वाला यूनिवर्सल डेक है। अच्छा, ये डेक पर है, ये यूनिवर्सल है, और फिर ये जो दूसरा आपके पास है वो इंडियन डेक है। वो अपनी समझ से हम कोई भी डेक बना सकते हैं।
तो जो बाकी की कंट्रीज है वहाँ पे टैरो का अलग डेक होता है? नहीं, ये वाला जो डेक है राइडर वेट टैरो डेक, हाँ। ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड यही यूज होता है। ये बेसिक बेस है ये अच्छा। टैरो कार्ड का। तो इसी को बेस ध्यान में रख के हम और टैरो कार्ड्स बनाते हैं। अच्छा, तो हर कंट्री में अपने अकॉर्डिंग वो लोग फिर इंटरप्रिटेशंस कर लेते हैं? नहीं, ये कंट्री वाइज नहीं होता है। हो सकता है कल्चर कि वाइज? नहीं, ओके। हो सकता है कि कोई पर्सन, जैसे कि ये इंडियन टैरो डेक है, हाँ। अब उन्होंने इस कार्ड को समझा, हाँ। और इस कार्ड के माध्यम से इन्होंने सोचा कि मैं इसकी कुछ और ड्राइंग भी बना सकता हूँ। यहाँ पे ये घोड़े हैं, जैसे मैं इनको कुछ और तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अलग अलग टैरो डेक आते हैं, लेकिन ये बेस जो डेक है वो यही राइडर वे टैरो डेक है। तो अगर आप ये वाला डेक है, इसका कोई कार्ड, और ये जो इंडियन वाला डेक है, इसको लेकर एक डिफरेंस समझा पाए? जी, क्योंकि ये मुझे नहीं पता था कि डेक अलग अलग होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई डेक 78 कार्ड्स नहीं है, हाँ। इसका मतलब है कि वो टैरो डेक नहीं है। ओके। अब फोटोज अलग हो सकती है, लेकिन कार्ड 78 ही रहेंगे तो उसमें। जो ये इंडियन डेक है, इसमें कितने कार्ड्स होते हैं? इंडियन डेक बहुत सारे अलग अलग इंडियन डेक्स होते हैं। मेरे पास ये वाला इंडियन डेक है, हाँ। और कोई बहुत सारे और भी इंडियन डेक्स आते हैं। हाँ। तो लेकिन कार्ड 78 ही रहेंगे, वही सेम कार्ड्स रहेंगे उनमें भी। ठीक है, आप थोड़ा मुझे कोई कार्ड लेकर डिफरेंस अगर समझाएं। एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि ये मैजिशियन का कार्ड देखिए, राइडर वे टैरो डेक का ये मैजिशियन है। ओके। लेकिन अगर हम इसी मैजिशियन को दूसरे डेक के अंदर देखते हैं, इंडियन वाले में? हाँ, इंडियन वाले डेक में, तो इन्होंने इस मैजिशियन को ब्रह्मा जी से रिप्रेजेंट किया है। अब इसका पीछे का लॉजिक क्या है? जैसे कि मैजिशियन है, मैजिक कर रहा है, हर एक चीज़ को क्रिएट कर रहा है, कोई एक सृष्टि बना रहा है, सृजन करता है, इसको बना रहा है, क्रिएटर है। तो क्रिएटर तो हमारे ब्रह्मा जी भी हैं। हाँ। तो उनकी भी तो फोटो लगाई जा सकती है। ओके, तो ये पूरा इंडियनाइजेशन कर दिया गया है टैरो कार्ड्स का। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से ये कार्ड एक ही है, हाँ। लेकिन फोटो अलग है। अच्छा, तो ऐसा सिर्फ इंडिया में ही है या फिर बाकी के कल्चर्स और कंट्रीज में भी उन्होंने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग टैरो कार्ड्स को चेंज किया है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि किया भी हो। हाँ। लेकिन हर कंट्री का ऐसा नहीं है कि हर कंट्री ने ऐसा कुछ किया है। मेनली हम ये राइडर वेट टैरो डेक से ही देखते हैं। बनाने को कोई भी कार्ड बना सकता है अपनी समझ से, लेकिन मेन जो बेस रहेगा वो राइडर वेट टैरो डेक ही रहेगा। सीखने के लिए जो बेस रहेगा वो राइडर वेट टैरो डेक ही रहेगा। जब तक आप इसे नहीं सीख रहे हो, तब तक आप इसको नहीं देख सकते। हाँ, क्योंकि ये तो उसका एक इंटरप्रिटेशन ही है अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। जी बिल्कुल। जब तक आपको इसका मतलब नहीं पता होगा, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका क्या मतलब है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। हमें केवल ये पता चला कि ये क्रिएटर है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो पता कर सकते हैं हम, लेकिन इसको देख के वो चीज़ें नहीं पता चलेंगी। जब तक मुझे ये इमेज दिमाग में नहीं रहेगी, मैं इसको इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकती इससे। थोड़े मुझे ये इंडियन टैरो कार्ड्स में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, इसके आप एक दो कार्ड्स और समझाएंगे? हाँ, मैं दिखाती हूँ। क्योंकि यूजली हमने ये मैजिशियन कार्ड, चैरियट या फिर यही सब देखा है रील्स में ऑब्वियसली, और मैं वहीं से देखकर काफ़ी मुझे इंटरेस्ट भी आया इस पूरी दुनिया में, टैरो की दुनिया में। बट ये इंडियन कार्ड्स पहली बार देखने को मिले हैं। जैसे ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो इसमें हनुमान जी की तस्वीर बनी हुई है। ओके। इसका मतलब है कि पावर, स्ट्रेंथ, लेकिन उसी के साथ साथ अपने ऊपर संयम रखना। ऐसे ही अगर हम राइडर वेट में देखते हैं, तो एक शेर के साथ एक लड़की है जो शेर को कंट्रोल किए है। इसका मतलब है कि अपने ऊपर संयम रखना भी एक बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी क्वालिटीज़ हनुमान जी के अंदर है। स्ट्रेंथ भी है, लेकिन अपने ऊपर संयम भी है। अब जैसे आपने यहाँ शेर को कंट्रोल करने की बात की, अब जैसे आप टैरो रीडर हैं, आप कह सकते हैं कि खुद पे कंट्रोल कर रहे हैं। अगला कोई टैरो रीडर इसका ये अजम्पशन लगा सकता है कि वो किसी एक आदमी को कंट्रोल कर रही है जो कि शेर की तरह है। तो मतलब ये जो अजम्पशंस हैं ये तो बदल सकते हैं ना, टैरो रीडर टू टैरो रीडर? देखिए, टैरो रीडर टू टैरो रीडर भी बदल सकते हैं, और क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी बदल सकते हैं। हाँ। क्योंकि अगर आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो उसमें कुछ और मतलब निकल के आ रहा है कार्ड का, किसी और का दूसरा क्वेश्चन है, उसी कार्ड का कुछ और मतलब निकल के आ रहा है, क्योंकि कार्ड तो हमारे पास 78 ही है, और 78,000 करोड़ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारे पास। लेकिन कार्ड का मतलब अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग कार्ड का मतलब निकलता है। और टैरो कार्ड रीडर जो होता है वो अपनी समझ से बताता है कि जो उसको उस वक्त इंट्यूशन है या उस वक्त जो उसको समझ में आ रहा है, वो उसी हिसाब से आपका आंसर देगा।
अच्छा, एक चीज़ और है हमारे जैसे सोसाइटी में, ज़्यादातर कभी कोई अगर हाथ देखता है या एस्ट्रोलॉजी करके आपका फ्यूचर बताता है, तो अगला आदमी यही बोलता है कि भाई हमारा देखने से पहले तुम अपना देख कर सही क्यों नहीं कर लेते? तो ऐसा क्या आप लोगों में भी है कि आप लोग भी अपना हर सुबह उठ के अपने लिए टैरो रीडिंग एक करते हैं या कर सकते हैं और फिर देख लें कि कैसा दिन रहेगा, कैसा साल रहेगा? देखिए, ऐसा देखा तो जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है हर टैरो रीडर पे कि वो क्या करना चाहता है। जैसे मैं अपने लिए टैरो डेक नहीं देखती हूँ, बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि अपनी मेहनत पे मेन चीज़ जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ, अगर मुझे कभी देखना होता है तो मैं हीलिंग के लिए देखती हूँ कि मुझे अभी क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। प्रेडिक्शन के लिए आप मत देखिए उसे, आप गाइडेंस के लिए देखिए कि अभी मुझे ये गाइडेंस की ज़रूरत है और मैं अगर इस तरीके से अपने काम को कर लूँगी तो मेरा काम आसान हो मतलब जाएगा। आप भी अपने लिए यूज़ करती हैं टैरो कार्ड्स को? कभी 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 कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे समझ नहीं थी, इसके पीछे कोई साइंस है कि अगर हम साइंस के थ्रू इसे बैक करना चाहें तो वो कुछ है, या फिर ये सिर्फ एनर्जीज का ही गेम है? देखिए, एनर्जी को तो साइंस भी मानता है, तो साइंस से तो हम इसको जोड़ ही सकते हैं, लेकिन विज्ञान को हर एक चीज़ में लॉजिक चाहिए होता है। लॉजिक यही है इसके पीछे कि एनर्जी है, हर एक चीज़ में एनर्जी है। अब तो क्वांटम फिजिक्स है, सब चीज़ें हैं जो एनर्जी को मान रही हैं, और ये चीज़ें हमारे शास्त्रों में पहले से लिखी हुई है। जैसे कि भागवत गीता में आत्मा के बारे में लिखा है, तो एनर्जी हर जगह है। तो ऐसे ही टैरो कार्ड्स में भी एनर्जी है और ये एनर्जी के थ्रू ही वर्क करते हैं। अगर कोई, इसका मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके समझाती हूँ। जैसे मेरे हाथ में टैरो कार्ड्स हैं और कोई भी एक क्वेश्चन की इंटेंशन है मेरे दिमाग में कि ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी है कोई, वो किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है क्वेश्चन। जब मैं उस फ्रीक्वेंसी में आ रही हूँ उस क्वेश्चन की, तो टैरो कार्ड्स में से भी वही कार्ड निकलेगा जो मैं सोच रही हूँ। ऐसा होता है जी। चलिए, टैरो रीडिंग्स मैं भी एक दो अभी अपनी ऑन शो ही करूँगी, लेट्स सी क्या होता है। बट बिफोर दैट, आपके इंस्टाग्राम पर आप न्यूमरोलॉजी के भी काफ़ी रील्स वगैरह बनाती हैं, आप कुछ ऐसे भी ट्रिक्स बताती हैं कि मैंने देखा था कि कैसे किसी को बॉयफ्रेंड चला गया है तो वापस आ जाएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे भी कुछ रील्स बनाई है। तो इसके बारे में बताइए, जो ये आजकल इंस्टाग्राम पर इतनी सारी रील्स इस तरीके की आने लगी हैं, ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास नहीं फैला रही हैं कि लड़कियां हाथ में शहद में पानी मिलाकर उसका नाम लिख रही हैं कि वो वापस आ जाएगा? देखिए, ये सब ना स्पेल्स होते हैं। स्पेल्स काम करते हैं, लेकिन अगर आप हील्ड नहीं हैं, अगर आप ओवरथिंक कर रहे हैं तो वो काम नहीं करेंगे। ओके। ये चीज़ लोग समझते नहीं है और लोग सोचते हैं कि ये तो काम ही नहीं कर रहा है मेरे लिए, ये तो अंधविश्वास है। लेकिन अंधविश्वास नहीं होता है। हम उसको बता रहे हैं। अगर मैंने वहाँ पे नंबर भी बताया है कोई, तो नंबर की भी एनर्जी है। अगर कोई शहद से कोई आप चीज़ कर रहे हो तो उसकी भी अपनी कोई ना कोई क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि वो मिठास लेके आ रहा है। ये न्यूमरोलॉजी के पीछे की साइंस क्या है? न्यूमरोलॉजी के पीछे की, देखो, ये तो अंकशास्त्र हमारे भारत से ही निकला है, ये भी ठीक है। तो नंबर्स की भी एनर्जी होती है। ओके। नंबर्स को हम प्लैनेट से जोड़ के देखते हैं, फिर उसके बाद हम प्रेडिक्शन करते हैं उसकी, क्योंकि हम घिरे हुए हैं नंबर्स से। हमारा हाउस नंबर है, गाड़ी का नंबर है, मोबाइल का नंबर है, हमारी डेट ऑफ बर्थ है मेन। तो हम बच नहीं सकते नंबर से, वो एनर्जी वहाँ पे भी आ रही है। तो वहाँ से जब हमें पता चला कि अच्छा, नंबर से भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो फिर हम न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन करते हैं। चलिए, और जो ये उपाय वगैरह बताते हैं कि ये ऐसे शहद में दूध मिलाकर हाथ पे नाम लिखो, बॉस कंट्रोल में आ जाएगा, मुझे बताइए, मुझे अगर अपने बॉस को कंट्रोल में करना है, मैं चाहती हूँ जो मैं बोलूँ सब ओके आए, मैं क्या करूँ? बॉस को खुश करना है मुझे। देखिए, ऐसी मैं वैसे तो कोई रेमेडी ऐसी नहीं बताती हूँ जिसमें आप किसी पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं। चलिए, कंट्रोल नहीं करना, बस खुशी रहे मेरी बॉस मुझसे। देखिए, वैसे तो अगर एस्ट्रोलॉजी में हम जाए तो जुपिटर को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो आपके जो सीनियर्स हैं वो आपसे खुश रहेंगे। अच्छा। और मेनली रेमेडी हम वहाँ डाल रहे हैं, तो ये एक मार्केटिंग हम कर रहे हैं अपनी, कि हमें दिखाना है लोगों को कि हम ये रेमेडीज़ बताते हैं। लेकिन मेनली रेमेडी जो वर्क करती है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करती है। पहले उनकी सिचुएशन देखी जाएगी कि आपके लिए कौन सी रेमेडी वर्क करेगी, उसके हिसाब से रेमेडी दी जाती है। हर रेमेडी हर एक के लिए वर्क नहीं करती है। तो मतलब वही ना, जो रील्स हम लोग देखते हैं उसको ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, वो वैरी कर सकती है आपकी सिचुएशन से,
अगले बंदे की सिचुएशन पर? हाँ, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको जो कि हर एक इंसान के लिए काम करेंगी। हाँ। लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल काम करेंगी। उसके लिए हो सकता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बोल दे कि आप व्रत रखिए थर्सडे के। हो सकता है कि उसको थर्सडे के व्रत सूट ही नहीं कर रहे हैं, उसका जुपिटर कोई ऐसी पोजीशन में नहीं है कि उसको व्रत सूट करे। या फिर अगर मैं उसको बता दूं कि आप पहन लीजिए सिट्रीन पहन लीजिए या कोई ऐसा दूसरा क्रिस्टल पहन लीजिए और मैंने रील में बता दिया कि आप ये पहन लीजिए और ठीक हो जाएगा, सबके लिए वर्क नहीं करेगा वो। सबकी सिचुएशन अलग है, सबकी प्लैनेट की प्लेसमेंट अलग है। अब अगर हम टैरो कार्ड से भी देखें तो सबके लिए अलग कार्ड आएगा, सबकी सिचुएशन अलग है, तो उसी के हिसाब से रेमेडी वर्क करती है। एक कोई जनरल रेमेडी बॉस से अगर आप तरसते हैं तो कैसे बचा जा सके? देखिए जनरली वैसे मैंने वही बोला कि ये काम करेगा उस चीज़ के ऊपर कि आपका क्या सिचुएशन है। जैसे चलिए मेरी सिचुएशन तो ठीक है, मेरी बॉस देख रही हैं क्योंकि इंटरव्यू मेरी तो ठीक है, फिर भी अगर मुझे थोड़ी चीज़ें सही करनी है और अच्छी करनी है तो आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि आप अब मैंने यही बताया कि थर्सडे के फास्ट रख सकते हैं या फिर शिवलिंग पे आप केसर मिला के जल चढ़ा सकते हैं, वो आपके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो मेन ऐसी रेमेडीज़ हैं जो कॉमन सी हैं, जैसे शिवलिंग पे आप अगर जल चढ़ा रहे हैं वो कॉमन रेमेडी है, वो कोई भी कर सकता है, उसमें नुकसान नहीं है ऐसा कोई, तो वो आप कर सकते हैं। हर थर्सडे को आप ये कर सकते हैं, केसर मिला के जल चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पे, तो ये आपके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेगा। मतलब ये इट वर्क्स? जी बिल्कुल। चलिए मैं तो करके देखूंगी मैं आपको 2 महीने बाद कॉल करके बताऊंगी भी कि क्या हाल चल रहे हैं मेरे ऑफिस में। जी बिल्कुल। क्या है, जोक्स अपार्ट, बट ये आजकल काफ़ी इसका भी एक अलग मुझे लगता है मार्केट ही बन गया है, इतना ऐसे कंटेंट आने लगा है इंस्टाग्राम वगैरह पर। अच्छा, जैसे न्यूमरोलॉजी है, मैं इसे भी थोड़ा समझना चाह रही थी, इसके लिए आपको क्या मतलब, अगर जैसे मेरे पास मेरी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है तो आप कैसे इस न्यूमरोलॉजी पे वर्क करते हैं, मतलब कैसे पता लगाते हैं कि ये नंबर लकी है ये नहीं है? देखिए अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल है इसमें पता लगाना, लेकिन फिर भी हम बाकी चीज़ों से भी पता लगा सकते हैं, जैसे कि आपका हाउस का नंबर है या फिर आपका गाड़ी का नंबर है, हाँ। या आपका मोबाइल नंबर है, हाँ। या आपका नाम है, इससे भी प्रेडिक्शन की जा सकती जैसे मेरा नाम है, इससे कुछ प्रेडिक्शन हो सकती है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड? नाम की प्रेडिक्शन के लिए तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वो यहाँ पे नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जैसे गाड़ी का नंबर है या उसको हम बहुत जल्दी कैलकुलेट करके हम आपको बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें फॉर एग्जांपल मेरे अगर मोबाइल का नंबर मैं आपको बताऊं तो उससे कुछ प्रेडिक्शन हो सकती है रिगार्डिंग मी? नहीं, इस तरीके से हम आपके नेचर के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इस तरीके से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो मोबाइल नंबर आपके लिए अच्छा है या फिर नहीं। अच्छा, लोग ऐसे भी प्रेडिक्शंस करवाते हैं? हाँ जी। कि मोबाइल नंबर अच्छा है या नहीं? हाँ जी। अच्छा, ये थोड़ा अलग लगा। तो अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है और मुझे प्रेडिक्शन करवाना है तो मेरे पास क्या ऑप्शंस है? मैं वैसे टैरो के लिए रिकमेंड करती हूँ कि आप टैरो के लिए जाइए, उसमें केवल नाम चाहिए होता है। तो टैरो में नाम से देख सकती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जी क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम टैरो से देख सकते हैं, तो मैं टैरो की तरफ उनको रिकमेंड करती हूँ। अच्छा, टैरो का इस्तेमाल हम मैनिफेस्टेशन के लिए भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, टैरो का इस्तेमाल खाली प्रिडिक्शन या गाइडेंस के लिए नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। जैसे कि हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं उससे, मेडिटेशन कर सकते हैं टैरो कार्ड से। मेडिटेशन कैसे होता है टैरो से? हाँ, हम स्पेल्स भी कर सकते हैं। तो मेडिटेशन हम, जैसे कि कोई भी एक कार्ड है, जैसे ये मैजिशियन का कार्ड है, मुझे इसकी एनर्जीज चाहिए, ये मैजिशियन के अंदर जो भी एनर्जीज हैं या इस मैजिशियन की जो भी क्वालिटीज़ हैं वो मुझे चाहिए। मैं इसके साथ आराम से बैठ करके इसको लेफ्ट हैंड में रखूंगी, राइट हैंड से कवर करूंगी और इसके साथ मेडिटेशन करूंगी। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप सो रहे हैं तो आप अपने तकिए के नीचे वाला कार्ड रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कार्ड की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन भी होता है। तो ये जो मेडिटेशन है ये सिर्फ टैरो रीडर्स ही कर सकते हैं, उनके पास ही कार्ड्स होते हैं? नहीं, इसे कोई भी कर सकता है। अच्छा, लेकिन अगर आपको कार्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप कैसे चूज करोगे कि कौन सा कार्ड के साथ मेडिटेशन करना है? अच्छा, ये टैरो कार्ड्स मार्केट में इजीली मिल जाते हैं? हाँ बिल्कुल। कहाँ से मिलते हैं? मैं भी खरीद लूंगी। आप इसे कोई भी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। हाँ। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं।
वैसे तो अमेजन वगैरह से ख़रीदना मैं थोड़ा प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि रिटर्न कर देते हैं और फिर उसके बाद वो किसी दूसरे पर्सन को दे देते हैं, जबकि वो ठीक नहीं है। फिर वो एनर्जीज का वो हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और आजकल मैंने मार्केट में देखा, एक चीज़ और काफ़ी फेमस है, वो है ऑनलाइन टैरो रीडिंग। आप इंस्टाग्राम पर देखेंगे, ये आएगा कि आप ऑनलाइन ही कर देंगे। तो मुझे ये समझाइए, ऑनलाइन में एनर्जी कैसे मैच होगी? मतलब ऑनलाइन ठीक होता है क्या? मैं भी सारी वैसे ज़्यादातर टैरो रीडिंग में ऑनलाइन ही करती हूँ। और ऑनलाइन देखिए, नाम से हम कनेक्ट हो रहे हैं किसी पर्सन से, और उनकी फ़ोटो से कनेक्ट हो रहे हैं किसी पर्सन से, या अगर कोई वीडियो कॉल पे है तो हम वहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं उनके साथ। वैसे तो नाम ही काफ़ी होता है एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। अब इसको आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ जाओगे कि अगर नाम से ब्लैक मैजिक हो सकता है, तो नाम से मैं टैरो रीडिंग क्यों नहीं कर सकती? अच्छा, ब्लैक मैजिक होता है? जी बिल्कुल होता है। थोड़ा कोई एक एग्जाम्पल है आपके पास ऐसा कि जहाँ हुआ हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मतलब मैं नहीं विश्वास रखती हूँ ब्लैक मैजिक में या इन सब चीज़ों में। इट्स जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कभी कोई केस आया आपके पास? ब्लैक मैजिक वगैरह के केसेस मैं हैंडल नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि क्योंकि जब जो इंसान जूझ रहा है उस प्रॉब्लम से, वो वही जानता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है 10 लोग उसको पागल समझें कि ये क्या कर रहा है। आप जैसे मेहंदीपुर बालाजी जा करके देखिए, कितने सारे लोग हैं वहाँ पे। तो वो जो प्रॉब्लम वो झेल रहे हैं, वो वही उन्हीं को पता है कि हम क्या प्रॉब्लम झेल रहे हैं। दूसरा इंसान नहीं पता लगा सकता इस चीज़ को। तो जिसके साथ ब्लैक मैजिक हुआ है, जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, उसे ही पता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। जैसे कि बहुत ज़्यादा, अब ब्लैक मैजिक तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन हम ऐसे भी देख सकते हैं, कोई जैसे बोलते हैं नज़र लग गई मुझे। अगर मैं कहीं जाऊं और कोई इंसान मुझे देख करके सोच रहा है कि यार बहुत अच्छी लग रही है, या फिर बहुत जेलस फील कर रहा है, तो नज़र लग जाती है। तो वो मुझे फील होगा अंदर से कि या तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, अगर मेरा ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं है तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, या फिर अंदर से अजीब सी फीलिंग आएगी, मन बेचैन सा होने लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। हाँ, नज़र लगने का कॉन्सेप्ट तो हम लोग भी बचपन से सुने ही है दादी नानी से कि नज़र लग गई तो काजल लगा लेते हैं, काला टीका लगा लेते हैं। ये वाला तो हमने भी सुना ही है। देखिए, ये चीज़ें हमेशा से ही रही हैं, हिंदुइज्म में हमेशा से ही रही हैं ये चीज़ें। और जैसे तंत्र है, तंत्र इज़ ऑल दैट इज़ ब्लैक मैजिक। जो आज हम ब्लैक मैजिक देख रहे हैं वो तंत्र ही है। हम काली की ही पूजा कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, उनके अलग अलग रूप की पूजा कर रहे हैं। तो ब्लैक मैजिक अभी वर्ड बना दिया फैंसी सा, बट है वो तंत्री। आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप उसको किसी का नुकसान के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ब्लैक मैजिक। अगर आप उसको किसी के फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे किसी को आप बचा रहे हैं, बहुत मेरे नोन में है जो अगर किसी पे ब्लैक मैजिक हो गया तो उनको बचाते हैं उस चीज़ से, या कोई प्रेत आ गया तो उनको उससे बचा रहे हैं। मुझे डर लग रहा है सब सुनने में भी। ऐसा डरने वाली बात नहीं है। अगर जैसे कोई बचा रहा है तो इसका मतलब है कि वो अच्छे के लिए यूज कर रहा है, उन्हें अपनी इंटेंशन मैटर करती है, मेन चीज। बट आई थिंक जैसे अगर हम वापस से टैरो पर आते हैं, टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी, कनेक्शन। आई थिंक इट्स मोर पॉजिटिव जी, रादर देन अगर हम ब्लैक मैजिक वगैरह पर जाते हैं, ये थोड़ी पॉजिटिव चीज़ है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं क्वेश्चन लेकर के, क्या मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो वो भी मुझे टैरो से देखना पड़ता है। अच्छा, हाँ, कि हुआ है या नहीं हुआ है, या क्या सिचुएशन है। हाँ, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं, बट आते हैं। ओके। अच्छा, एक मेरा आखिरी वो सवाल है कि जैसे मैंने आपके रील्स पे देखा था कि वो आप शुभ रंग वगैरह का भी बताते हो, तो ये सब आप लोग कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? इसमें एस्ट्रोलॉजी से हेल्प से बताते हैं, या फिर मतलब कुछ इसमें न्यूमरोलॉजी की हेल्प से बताते हैं? कैसे होता है ये? हाँ, ये जो कलर होता है ना, मैंने वो देख कर ही पर्पल सा पहन लिया, आपने बताया था। देखिए, जो कलर होते हैं ना, ये भी अब इस टैरो कार्ड में भी देखेंगे, इसमें भी कलर देखिए, कितने ज्यादा प्रोमिनेंट से कलर्स हैं इसके अंदर। येलो कलर, वाइब्रेंट कलर्स है सारे, कितना वाइब्रेंट कार्ड है। अब ये जैसे इसने रेड कलर का ये चोगा सा पहन रखा है, इसका मतलब है कि बहुत पैशनेट है। रेड कलर हमारे पैशन का कलर होता है, ठीक है। येलो कलर है पीछे, यानी कि हैप्पीनेस है।
कहीं ना कहीं जैसे ये फ्लावर्स लगे हैं, इनके भी कलरफुल कार्ड है बहुत ज़्यादा, तो एक हैप्पी वाइब्स दिखा रहा है। तो कलर्स का भी मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले कार्ड में बताया था कि ब्लैक रंग है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं होपलेसनेस है, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है, दुख में है कोई इंसान, तो कलर्स भी ये चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। हाँ, और कलर्स हमारे चक्रा से भी रिलेटेड होते हैं। अभी थोड़ा चक्रा का भी बताइए आप, क्या है ये? हमारे वैसे बॉडी में 114 चक्र होते हैं, ओके। और 7 मेन चक्र होते हैं। 7 मेन चक्र हैं हमारे। सबसे पहला मूलाधार चक्र होता है जो हमारे बेस ऑफ द स्पाइन पे होता है। फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर आके स्वादिष्टान चक्र होता है, ऑरेंज कलर होता है उसका। फिर उसके बाद ऊपर आके मणिपुर चक्र होता है। फिर उसके ऊपर आके अनाहत चक्र होता है, हार्ट चक्र। देन हमारा थ्रॉट चक्र, फिर उसके बाद थर्ड आई चक्र, उसके बाद सहस्त्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र। ओके। तो इस तरीके से हमारे 7 चक्र होते हैं जहाँ से हमारी एनर्जी फ्लो कर रही है। अच्छा, और इनका भी कलर से कनेक्शन होता है? बिल्कुल, हर चक्र का अलग अलग कलर होता है। जैसे कि हार्ट चक्र का ग्रीन कलर होता है, जैसे कि हार्ट चक्र का ग्रीन कलर होता है। स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र जो जिसको हम बोलते हैं, उसका ऑरेंज कलर होता है। अब अगर मैं स्वादिष्टान चक्र को बताना यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो ऑरेंज कलर हमारा पैशन बता रहा है। उसके अंदर इतना ज़्यादा पैशन नहीं है जितना रेड में है, बट अभी भी वो पैशनेट है। कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस का कलर हो जाता है। तो हमारे फिर सैक्रल चक्र से, स्वादिष्टान चक्र से हम कॉन्फिडेंस भी देखते हैं, एनर्जी भी देखते तो हैं। ऐसे तो कलर सबके लिए सेम हो जाएंगे ना? जैसे अगर रेड कलर की अगर मैं बात करूं तो जो उसका इफेक्ट मेरे ऊपर रहेगा वही अगले बंदे के ऊपर भी रहेगा। हाँ बिल्कुल, कलर तो सबके लिए सेम है, वो तो प्रकृति है, वो सबके लिए सेम रहेगी। अब जैसे तो साइकोलॉजी में भी आप कलर देखते हो। अब कोई रेड कलर किसी ने पहना है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा वो पैशन में है, या फिर हो सकता है कभी कि वो चीज़ों को अपोज भी हो सकता है कर रहा है। अगर मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं कौन सा कलर पहनूं कि मुझे गुस्सा कम आए? आप येलो कलर पहनो, क्योंकि येलो कलर हैप्पीनेस का कलर है, जॉय का कलर है। ओके। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है रेड बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर आप पहनते हो तो फिर गुस्सा वो बढ़ाएगा गुस्से को। ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है जैसे आप ब्लैक कलर ज़्यादा पहन रहे हो तो डिप्रेशन का कलर थोड़ा सा हम ले जाते हैं। मेरे पास सबसे ज़्यादा ब्लैक है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान, वैसे तो पहन सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लैक पहनने में, लेकिन कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा पहले से एंग्शियस है या पहले से बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है तो उसको ब्लैक कलर अवॉइड करो, क्योंकि ब्लैक कलर पहनोगे तो और ज़्यादा उस चीज़ में घिरते आप चले जाओगे। इसका मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आपने बाहर की जैसे अमेरिका है, बाहर की जगह देखा होगा, जब कोई मर जाता है तो हम ब्लैक पहनते हैं। हाँ, ब्लैक पहनते हैं, लेकिन इंडिया में वाइट पहनते हैं। हाँ। इंडिया में वाइट क्यों पहनते हैं? क्योंकि वाइट शांति का कलर है। ओके। वहाँ ब्लैक इसलिए पहना जा रहा है क्योंकि ग्रीफ है, मतलब इस दुख का मौका है और हम अपने आप को और ज़्यादा दुख में डाल रहे हैं तो हम ब्लैक पहन रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे है कि हमें उस दुख से हमें बाहर निकलना है, तो उस दुख से बाहर निकलने के लिए हम वाइट कलर का यूज़ करते हैं। ओके। अच्छा, ये मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर वाइट और वहाँ पर ब्लैक क्यों इस्तेमाल किया जाता है ऐसे कंडीशंस में। चलिए, ये तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें पर बात करी, न्यूमरोलॉजी पर भी, कलर पर भी। अभी मैं थोड़ा टैरो रीडिंग पे चाहती हूँ कि आप कुछ एक थोड़ा हमारे साथ भी करें। मैं चाहती हूँ कि एक आप जनरल मेरा प्रेडिक्शन करें अबाउट माई लाइफ। एक जनरल प्रेडिक्शन। जनरली ऐसा, अब देखिए, अब क्वेश्चन ऐसा रहेगा, जनरल होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा, तो आंसर भी स्पेसिफिक नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आप कुछ ऐसा स्पेसिफिक पूछ सकते हो जो आप पूछना चाहते हो। ये अभी आपने क्या किया? ये कार्ड को क्लेंस करते हैं हम बार बार, ताकि हम एनर्जीज की फ्रेश रहे, क्लेंस रहे और आपका आंसर सही से आए। अच्छा, तो ये हर रीडिंग के बाद आपको क्लेंस करना होता है या फिर हर एक पर्सन से आपने रीडिंग करी फिर अगले पर्सन पे जब जाएंगे तब क्लेंस करेंगे? नहीं, इसको हर क्वेश्चन में भी कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। तो फिर वही मैं एक जनरल पहले तो चाह रही हूँ कि आप एक जनरल मेरा लाइफ का प्रेडिक्शन करें कि हाउ इज इट। ठीक है। आपका नाम गरिमा है? गरिमा सिंह। कुछ अगर मैं पर्सनल क्वेश्चंस पूछूं तो प्रॉब्लम तो नहीं, ज़्यादा नहीं, ऑन कैमरा है। तभी बोल रही हूँ। हाँ। देखिए, करियर में तो बहुत अच्छा आप कर रहे हो, ठीक है। करियर में यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो ये बता रहा है कि ये करियर के अंदर बहुत ज़्यादा
अच्छे तरीके से एक ऐसा बॉसी जैसे लेडी होती है वैसा आप उभर के आते हो अपने करियर में। कहीं ना कहीं थोड़ा जैसे मैस्कुलाइन एनर्जी ये हमें बताता है। तो इसका मतलब है कि आप इस तरीके से सिंहासन पे बैठे हुए हो और आपको हर एक चीज़ या तो थोड़ा गुस्सा भी करते हो करियर के अंदर अपना कभी कभी कि काम टाइम पे होना चाहिए, ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, काम को लेके आप बहुत सीरियस हो, बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो काम को लेके, कभी लेजीनेस नहीं आती है आपके अंदर काम को लेके कि आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो। और अपने करियर में हो सकता है आप ऐसा सोचते हो कि यार मैं अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही हूँ अपने करियर में, लेकिन आप कर रहे हो। ठीक है, अगर वैसे मैं फाइनेंसेस वगैरह की बात करूँ, यहाँ पे हम लव लाइफ को नहीं अभी छेड़ रहे प्लीज ऑन कैमरा नहीं, घर जाना है। ठीक है, तो फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन अभी भी आप उस मुकाम पे नहीं पहुँचे हो जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो फाइनेंशियली। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाती है आपके फाइनेंसेस में। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने फाइनेंसेस को लेके, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं ग्रजेस हैं। मे बी हो सकता है किस्मत के लिए है, या फिर हो सकता है किसी पर्सन के लिए है कि मेरे फाइनेंसेस ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, ये उस चीज़ पे क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ पे मैं इसे पहुँचाना चाहती हूँ। मैं अपने करियर में तो बहुत एक्सेल कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा कर रही हूँ, बट फिर भी मेरे फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं। ये हमें ये कार्ड बता रहा है आपके बारे में। आप इससे प्रमोशन भी देख सकते हो कि आपका हो सकता है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं प्रमोशन हो। अगर आप सीनियर लेवल पे और सीनियर लेवल पे जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। ये बहुत अच्छा कार्ड है करियर के लिए। चलिए, कुछ तो अच्छा है मेरी ज़िंदगी में भी। बाकी मैं ये क्रिस्टल्स का समझना चाह रही थी, इनका क्या है कि आप जब रीडिंग करते हैं आप लोग, ये हमेशा होना चाहिए या फिर आज ही रखा है? हाँ, ये अर्थ एलिमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं क्रिस्टल्स। वैसे तो और भी यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए, जैसे पंच तत्व हम बोलते हैं, 5 एलिमेंट्स। तो ये क्रिस्टल्स हो गए, अर्थ एलिमेंट हो गया हमारा, फायर हो गया हमारा, या हम अगर धूप बत्ती जलाएंगे एयर एलिमेंट हो गया, स्पेस एलिमेंट के खुले स्पेस के अंदर आप रीडिंग कीजिए। इस तरीके से हमारे पास 5 तत्व होने चाहिए, तब जाके हम टैरो रीडिंग करते हैं। अच्छा, तो ये 5 तत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 5 अलग अलग स्टोन्स? नहीं, ये केवल अर्थ एलिमेंट है। ओके, क्योंकि ये पत्थर है। तो जो इनकी शेप है, जैसे एक पिरामिड है, एक ओवल है, तो इसका भी कुछ लॉजिक है? हाँ, कुछ कुछ लॉजिक होता है। जैसे कि आप इसको देखिए, टावर की शेप में है और ये सेलेनाइट का क्रिस्टल है। सेलेनाइट जो होता है वो हमें डिवाइन एनर्जी से जोड़ता है। तो इस सेलेनाइट का क्रिस्टल मतलब टावर कैसे है, ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है हमें डिवाइन से जोड़ रहा है। तो शेप का कुछ महत्व होता है। ओके, हाँ जी। चलिए, तो काफ़ी अच्छी लंबी बात हुई आपसे, और एंड में मैंने भी अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवा ली, और मतलब काफ़ी नई चीज़ें भी हमें समझने के लिए मिली आज के सेशन में। आप यहाँ पर आई, हम लोगों के साथ जुड़े, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, उसके लिए शुक्रिया। और अगर आप लोगों को भी टैरो की दुनिया में काफ़ी इंटरेस्ट है तो जो ये पूरा पॉडकास्ट इंटरव्यू है अपना देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आंचल, हमारे साथ बात करने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच।